पैतृक संपत्ति को अगर कोई भी कब्जा कर लिया है ना, तो देखिए उसमें जब आप कब्जा अगर किसी का खाली करवाना चाहते हैं और पैतृक संपत्ति जो है वो पूर्वज के नाम ही दर्ज है, किसी प्रकार का बंटवारा नहीं है, तो परिवार में एकजुटता की जरूरत होती है कि अगर एकजुटता नहीं है तो आप अकेले क्या कर पाएंगे। हो सकता है कि इसलिए कुछ संपत्ति में औरों का शेयर है, औरों का हिस्सा है, तो अगर आप ये मान लेते हैं तो आपको जो भी खर्च होगा वो अकेले करना होगा। तो पैतृक संपत्ति जब भी है यानी अगर वो पूर्वज के नाम से दर्ज है तो उसमें जितने भी वंशज हैं सबों का भागीदारी होना जरूरी है, सबों का सपोर्ट होना जरूरी है। लेकिन देखिए पैतृक संपत्ति का विवाद अगर सिर्फ परिवार से ही है तो यहाँ पे कब्जा से संबंधित कोई भी कानून जो है वो नहीं लागू होता है, इस बात को आप समझ लें। यानी पैतृक संपत्ति का विवाद अगर परिवार से है, परिवार के लोग ही संपत्ति को कब्जा किए हुए हैं, तो यहाँ पे जो प्रतिकूल कब्जा कानून है यानी एडवर्स पोजीशन का कानून है ये लागू नहीं होता है। इस बात को आप स्पष्ट तरीके से समझ लें। और अभी देखें एक सवाल वैसा ही है, ये कह रहे हैं सर हम लोग भी एक यहाँ पे पैतृक संपत्ति का घर है, वहां पे हम लोग का एक रूम मिला हुआ है, लेकिन हमारे चाचा के लड़के 7 साल पहले रूम का ताला तोड़कर उसमें कब्जा कर लिया है। हम लोग वहां नहीं रहते और तभी से अभी रूम खाली करने बोलते हैं तो बदमाशी करते हैं, खाली नहीं करते हैं। देखिए अभी इस केस में अभी आपका जो मामला है कि अगर आपको ये रूम मिला हुआ, सबसे पहले आप इसके लिए पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। आप इसके लिए चाहे तो एसडीएम एसडीओ के पास भी कंप्लेन कर सकते हैं, उसकी सूचना दे सकते हैं कि आपका वो रूम हिस्से का मिला हुआ है। अब रही बात एक चीज कि आपका हिस्से का कोई बंटवारा हुआ है कि नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का बंटवारा का दस्तावेज तैयार है कि नहीं, तो आप उसका भी नकल दे सकते हैं वहां पे और उस हिसाब से फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा, उसको नोटिस किया जाएगा कि आपने इनकी संपत्ति को किस आधार पे कब्जा किया है जबकि आपको एक अलग हिस्सा मिला हुआ है। तो जब जांच एक तरह से प्रशासन को भेजा जाएगा, प्रशासन के द्वारा जांच किया जाएगा, अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है तो बिल्कुल उस पर एक्शन लिया जाएगा। इसलिए कब्जा कानून का देखिए जो भी नियम है ना वो परिवार के ऊपर लागू नहीं होता है। परिवार के ऊपर जो है कब्जा कानून समझ लिए यहाँ पे खत्म है, ये लागू नहीं है। सवाल है कि जय हिंद, मेरा जमीन मेरे गांव के एक आदमी ने कब्जा कर बहुत दिन से कब्जा कर रखा है, इसलिए बहुत दिन से कब्जा कर रखा है क्योंकि उस जमीन पर जाते थे तो मारपीट करता था वो आदमी। 1984 और 44 हुआ, उसमें निर्णय नहीं। 2021 में भी 144 का कोई भी निर्णय जो है नहीं हुआ। जब मेरे खतियान हो गया है, कबाला हो गया है, रसीद हो गया है, एलपीसी हो गया है, फिर भी मुझे मेरा हक नहीं मिल पाता, हमको क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो सबसे समझने वाली बात है, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कब्जा किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में है तो आप टाइटल सूट कीजिए सिविल न्यायालय से, ठीक है। आपका सारा दस्तावेज है लेकिन उस व्यक्ति के पास कब्जा है। हाँ, उससे पहले आप चाहे तो जो है एसडीओ एसडीएम के पास यानी थाना प्रभारी के पास इसका सूचना दे सकते हैं। ये सर प्रक्रिया ठीक है, ऐसे भी आपने पहले भी कर चुके हैं इस चीजों को। तो आप सिविल, इसलिए कि कब्जा खाली कराने का अधिकार अब न्यायालय को दे दिया गया है, तो न्यायालय में आप केस फाइल करेंगे, उसको नोटिस जाएगा, उसको पूछा जाएगा कि आपने कब्जा इस संपत्ति को किस आधार पे किया है और जरूर आपको जो है न्याय यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल है कि सर मेरे दादाजी के नाम से जमाबंदी है और अब उनका स्वर्गवास हो गया है, मुझे जमाबंदी अपने पिताजी के नाम से करवाना है। मेरे पिताजी एक भाई है। तो देखिए सबसे पहले जो दादाजी का नाम से जमाबंदी, दादाजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए, उसके बाद वंशावली बनवाइए और उसके बाद जो पिता, अगर एक ही बेटे हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा फिर, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे उसके हिसाब से डायरेक्ट कागजात जो है वो तैयार कर लिया जाएगा और तैयार करने के बाद जो है यानी नामांतरण का, हाँ, दस्तावेज जब तैयार करेंगे सबसे पहले तो उसमें जो है आपका एक वंशावली लगेगा और जो स्टाम्प पेपर जो भी आप राज्य से बिलोंग करते हैं और राज्य सरकार का जो भी नियम होगा ये आप अपने अंचल यानी कचहरी में जाके पता कर सकते हैं। जो राजस्व के कर्मचारी हैं उनसे बात कर सकते हैं, कर्मचारी पटवारी जो भी है, कि आपका यहाँ पे कितना का जो है एक तरह से स्टाम्प
का कॉस्ट लगेगा जिस पे आप जमीन का जो है अपने नाम पे ट्रांसफर करा रहे हैं या दादा के नाम से पिता के नाम पे ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो वो उस पे सारा प्रॉपर्टी को मेंशन करने के बाद ऑनलाइन आप उसको कर सकते हैं। सवाल है कि मेरे पिताजी ने 7 बीघा जमीन मेरे से बिना पूछे बेच दी। आपका कानून कहते हैं कि मैं अपने पिताजी के ऊपर केस करूं, पिताजी से बंटवारा मांगूं, इससे बड़ा घोर कलयुग क्या होगा। जो बाप ने बेच दिया वह सत्य है, माता पिता के खिलाफ जाने वाला उसकी औलाद ही हो ही नहीं सकता। माँ बाप भगवान के बराबर है और उन्होंने कर दिया वह सत्य है। आज हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या भूखे थोड़ी मर रहे हैं, कमा कर खा रहे हैं। बिल्कुल ये बात है ना। सबसे पहले जो बिल्कुल आपका जो बात है ये एक सही है। माता पिता का निर्णय होगा, उनका जो भी निर्णय लिया होगा, लेकिन ये भी बात एक तरह से सत्य है कि देखें यहाँ पे इसी घोर कलयुग में एक तरह से आज माँ बाप यानी एक तरह से पति पत्नी बाप बेटे का जो है एक तरह से केस एक कोर्ट में चल के आता है। और विवाद किससे होता है? भाई से। विवाद किससे होता है? पिता से। विवाद किससे होता है? पत्नी से। ये कौन लोग हैं? बाहरी लोग, जो के अलावा पारिवारिक विवाद सबसे ज्यादा है। तो आप अपने जगह पे आपने माता पिता के लिए इतना बड़ा स्नेह दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ऐसे ही सभी बच्चों का होना चाहिए, और ताकि अगर ऐसा होगा तो हमारा संसार जो है वो काफी सुंदर होगा। चलिए अगला सवाल है कि सर मेरे पापा की 2 पत्नी थी, मेरी माँ लव मैरिज थी। मेरी माँ के 2 बच्चे होने के बाद पापा एक और के साथ शादी की, उनके 2 बच्चे हैं। उनके बाद हम लोग 6 भाई बहन हैं। उस वाली माँ का 2 बच्चे हैं, जहाँ पे पर्ची कागजात मेरे पापा और मेरी सौतेली माँ के नाम पर है, और मेरे पापा और मेरी सौतेली माँ का मृत हो चुकी है। अब मेरी माँ जीवित है तो बंटवारा कैसे होगी? देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे जो भी संपत्ति है, कोई माँ के नाम पे संपत्ति है तो उसका यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो भी संपत्ति पिता के नाम पे है तो पिता के जितने वंशज हैं, ठीक है, वो सारे जितने भी वंशज हैं सबको संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। तो बिल्कुल आप बंटवारा कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं आप ग्राम पंचनामा करा ले तो वो भी ज्यादा सही रहेगा। शॉर्ट में आपका जो है सारा कुछ अलग अलग हो जाएगा। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको ये एक बार प्रक्रिया जरूर करना चाहिए पंचनामा का। सवाल है कि अगर किसी ने जमीन खरीदी लेकिन पैसा ना होने के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, लेकिन लीगल पोजीशन है, अभी रजिस्ट्रेशन जो है नहीं मान रहे हैं, उनको ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है। देखिए अब एक तरह से जमीन आपने खरीदी और आपने रजिस्ट्री नहीं कराई, तो ये तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आज भी संपत्ति उसके नाम पे है। रही बात जमीन खरीदने समय एग्रीमेंट का प्रोसेस होता है कि आपने उसको सारा पैसा पे कर दिया, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो उस जमीन का रजिस्ट्री होता है। अगर आप नहीं कराएंगे तो संपत्ति जो है पुराने मालिक के नाम से दर्ज ही रहेगा। अगर पुराना मालिक किसी और को बेच दे तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा दिक्कत हो सकता है। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी समझने वाली चीज है, ठीक है। तो इसलिए अभी फिलहाल आपके पास अगर एक पुख्ता गवाह होंगे तभी, नहीं तो संपत्ति बेचने वाला अगर मुकर जाए तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। सवाल है कि क्या पैतृक संपत्ति का वसीयत भाई के लड़कों को किया जा सकता है जबकि स्वयं का भी 2 पुत्रियां हो, या उन बेटियों के साथ भाई के बेटों को करना सही रहेगा? देखिए सबसे पहला तो वसीयत आप पैतृक का कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरह से बंटवारा हो। बंटवारा होने के बाद जमाबंदी अलग हो, है ना। अब यानी एक तरह से बंटवारा जो है वो मौखिक नहीं लिखित हो। लिखित तौर पे रजिस्टर बंटवारा के बाद यानी वो जो व्यक्ति का संपत्ति है वो अलग हो गया। अब वो अपने हिस्से का संपत्ति जो है वसीयत किसी को कर सकता है, तब कर सकता है जब उनके वंशज नहीं है। लेकिन अगर वंशज हैं तो अपने हिस्से की जो संपत्ति है उसमें उस वंशज का भी अधिकार होता है। अगर वो वहां पे जाके केस फाइल कर देगा कि नहीं पैतृक संपत्ति है उसमें मेरा भी हक है, जो मेरा पिता क्यों किसी दूसरे को वसीयत कर रहा है,
हम बेटी हैं फिर भी मेरा हक है, तो उस केस में वहाँ बेटी को शेयर देना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं फिर पहले बेटी के साथ बंटवारा होगा, तब पिता के का जो शेयर होगा वो किसी दूसरे को दे सकते हैं, है ना। तो इसलिए आप एक अगर यहाँ पे देखें कि पैतृक संपत्ति का वसीयत तो कर सकते हैं, लेकिन ये उतना आसान नहीं है अगर मान लेते हैं आपके वंशज जो है आपके खिलाफ हो जाए तो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें